अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल भी मैंने एक आपको कहानी सुनाई, बड़ा ज़बरदस्त उसका फीडबैक आया। आज भी एक अनोखी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत सारी कहानियाँ आई हुई हैं मेरे पास आप लोगों की, जो वन बाई वन इंशाल्लाह मैं आपको सारी सुनाता जाऊंगा। वही हैं जो बीते हुए वाक़यात हैं जो आपके साथ ज़िंदगी में गुज़रे हैं, और जो कुछ आपके साथ हुआ आपने मुझे भेजा वो सब मैं सुना दूंगा। लेकिन आज जो कहानी भेजी गई, एक और ही दुनिया के जिन भूत प्रीत चुड़ैल ये तो है ना, इसी तरह की एक और दुनिया भी है। एक ऐसी दुनिया जो हम सब देखना चाहते हैं, हमारी अंदर ख्वाहिश है। हमने ड्रामों में, फिल्मों में, मूवीज़ में ऐसा देखा है, लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसी दुनिया का वजूद है? जिन्होंने मेरे पास कहानी भेजी है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे हैं मुझसे, तो मैं पहले चाहूँगा आपको कहानी सुना दूं और उसके बाद इन सवालों का भी आपको जवाब दूंगा कि इस तरह की भी कोई दुनिया का वजूद है या नहीं है। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। हिडन एंटिटी, छुपी हुई मखलूक, जिसमें जिन्नात और बहुत ज़्यादा मखलूक़ात आ जाती हैं, उनका तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, उन पर रिसर्च कर रहा हूँ। ज़िंदगी यूँ समझिए जुनून की हद तक दौड़ रही है इन चीज़ों के पीछे। वैसे मैं इतना तेज़ ना हूँ ज़िंदगी में, लेकिन जब इन चीज़ों का, ऐसी जगहों का पता लगता है तो भागता हुआ जाता हूँ और वहाँ पे अपनी रिसर्च शुरू कर देता हूँ। तो सवालों का जवाब भी दूंगा एंड पे। पहले कहानी सुनते हैं। कहानी यूँ है, जिन्होंने कहानी भेजी है उनका नाम है महजबीन, और जो कहानी का किरदार है उनका नाम भी महजबीन ही है। ये कहानी है महजबीन की, उस वक्त की कहानी जब महजबीन की उम्र 15 साल से कम थी। महजबीन ने ऐसे घर में आंख खोली जहां पे उससे बड़ा, 2 साल बड़ा एक भाई था, और उसके बाद महजबीन इस दुनिया में पैदा हुई। माँ बाप बहुत ही खुशहाल थे, उनके पास दुनिया की जितनी भी आसाइशें होनी चाहिए थी, घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सब कुछ उनके पास था। महजबीन जैसी जैसी बड़ी होती गई, उसके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी, वो थी इंसानों से प्यार करना। वो एक अमीर घराने में पैदा हुई थी, उसके बावजूद गरीबों का बचपन से ही उसके दिल में नर्म गोशा मौजूद था। वो अपनी माँ से जब बातें करती तो कहती, माँ मैं जब बड़ी होंगी तो मैं इन गरीबों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। माँ के साथ जाते हुए मार्केट में, रास्ते में किसी बच्चे को देख लेती तो अपने हिस्से का पकड़ा हुआ खाना, अपने लिए लिया हुआ खिलौना वो जाके उस बच्चे को दे देती। माँ बाप उसको मना नहीं करते थे। कभी माँ बाप ने ये नहीं कहा था कि ये खिलौना तो तुम्हारे लिए ख़रीदा था, तुमने जाके उस बच्चे को क्यों दे दिया। हाँ, एक दफ़ा माँ ने, जब पहली दफ़ा उसने खिलौना किसी और बच्चे को दिया तो माँ ने पूछा, क्या तुम्हें खिलौना पसंद नहीं आया? तो उसने कहा, माँ ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। जब मुझे इतना अच्छा लगा था, ये कैसे हो सकता है जिस लड़की को मैंने दिया है उसको नहीं अच्छा लगेगा, उसको भी ये बहुत अच्छा लगा होगा मेरी तरह। मामा आपने देखा नहीं, जब वो सामने से आ रही थी, हम यहाँ खड़े हुए थे, गाड़ी का वेट कर रहे थे, तो वो ललचाई नज़रों से मेरे खिलौने को देख रही थी। तब मैंने उसकी नज़रों से देखा कि उसकी नज़रों मुसलसल उस खिलौने पे टिकी हुई हैं, और मुझे उसके कपड़ों से अंदाज़ा हो गया था ये खिलौना कभी नहीं ख़रीद सकती। तभी मैं आगे बढ़ी और मैंने अपना खिलौना उसको दे दिया कि मुझसे ज़्यादा वो खिलौना उसको अच्छा लगा था। तो उसकी माँ ने उसको इस तरह अप्रिशिएट किया, हाँ बेटा अच्छी बात है, ऐसे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और यूँ जब कभी उसको मौका मिलता, कहीं कोई ज़ईफ़ बुज़ुर्ग मर्द औरत चलते हुए नज़र आ जाते, तो उसके अंदर हाथ में पकड़ा हुआ कुछ भी बर्गर, खाने की इस तरह की चीज़ होती, तो वो भागती हुई उनकी तरफ जाती और उनको दे देती। अपने भाई से भी बहुत प्यार करती थी और उसका भाई भी उससे बहुत प्यार करता था। जब भी मौसम सरमा स्टार्ट होता तो उनके वालिद ने
समंदर के किनारे एक कॉटेज भी लिया हुआ था। और जैसे ही मौसम सरमा, सर्दियों की दिन शुरू होते तो वो कुछ दिन के लिए उस कॉटेज में चले जाते। उस समंदर के किनारे वो जो घर सा था वो उसको इतना ज़्यादा महाजबीन को पसंद था कि वो बहुत खुश होती थी। यूँ समझिए सारा साल इंतज़ार करती थी कि सर्दियाँ शुरू हों, पापा अपने ऑफिस से छुट्टी करें और उस कॉटेज में जाके रहें। उसकी वजह यह थी कि वो अपने भाई के साथ साहिल समंदर पर जो रेत होती, उस गीली रेत से बहुत खेलती थी। उस रेत के साथ उसको खेलना बहुत अच्छा लगता था। उस रेत पे वो घर बनाती, समंदर की लहरें शोर मचाती हुई आती, जैसे उसको कह रही हो अब हम आ रही हैं तुम्हारे घर को तोड़ने के लिए, और वो हंसती, मुझे पता है ये तोड़ देंगी, और वो लहरें उस घर को तोड़ देती। बड़ी होती गई, अंदाज़ा होता गया कि समंदर की लहरें घर को तोड़ने के लिए नहीं आती, वो तो ऐसे ही शोर मचाती हैं, बाहर तक आती हैं, अंदर चली जाती हैं। अब भी वो मिट्टी के घर बनाती थी, अब भी अपने भाई से खेलती थी। जब वो रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाती थी तो ऊपर वाला जो उसका कमरा था, उसकी खिड़की से एक शोर सा रात को सुनाई देता। गहरी खामोशी के अंदर समंदर की लहरों का शोर। हाँ, मैंने भी अपना काफ़ी टाइम समंदर के किनारे गुजारा है। अमेरिका जब भी मेरा आना होता है, अभी भी, पहले भी जब भी मैं आया हूँ, समंदर में मैंने इन लोगों को देखा था कि ये लोग अम्ब्रेला लगा के बिल्कुल सीधे ऐसे मुंह पे कैप रख के सो जाते थे। मैं भी ऐसे ही सोया था, महसूस करने के लिए कि क्या है इसमें ऐसा सुकून जो इन लोगों को महसूस होता है। तब उस दिन एहसास हुआ था कि समंदर की लहरें जब आती हैं, यकीन मानिए कि उनका इतना ज़बरदस्त खूबसूरत कानों को झलकता हुआ शोर सुनाई देता है। स्पेशली शाम के टाइम जब लोग जा चुके होते हैं, इंसानों का शोर ख़त्म हो जाता है, सिर्फ एक लहरों का शोर होता है। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के भी खूबसूरत लम्हे होते हैं। और यकीनन वो अपने कमरे में लेटी हुई महाजबीन जो रात को उस शोर को सुनती थी, मैं उस शोर को महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है जब शाम को सब चले गए थे और हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमने रात सोचा था रात तक रहेंगे, उसके बाद अपने कैंप में चले जाएंगे। तो उस समंदर की लहरें जब एक शोर मचाती हुई आती थीं, तो एक पानी की लहरों का जो शोर है वो दुनिया के शोर से बिल्कुल हट के है। शोर लफ्ज़ बना ही ऐसा है जिसका मतलब है शोर मच जाना, बहुत ज़्यादा आवाज़ का, वॉल्यूम कम करो, शोर मच गया है। लेकिन ये ऐसा शोर होता है पानी की लहरों का जो है तो बहुत ज़्यादा, कहते भी लोग उसको लफ्ज़ों में शोर हैं, लेकिन कानों को ऐसी तस्कीन देता है कि जब ये चलते हुए आता है और एक शोर सा पैदा होता है, और वो लहरें, जो बड़ी बड़ी लहरें शोर पैदा करती हुई किनारे पे आती हैं, जैसे ही किनारे पे गिर जाती हैं तो उनकी तह वापस जाना शुरू हो जाती है और शोर भी ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल एक अजीब सा शोर ख़त्म हो गया। कुछ ही सेकंड के बाद, 30-40 सेकंड के बाद फिर से एक बड़ी लहर पैदा होती है और वो अपने साथ पानी को उछालती हुई लेके आती है। पानी उछलता हुआ आता है, शोर करता हुआ आता है, लहरें पैदा करता हुआ आता है और बाहर फेंकता है। जब वो पानी गिरता है तो एक बहुत शोर पैदा होता है। वो लहरें जब पानी इकट्ठा करके लेके आ रही होती हैं, शोर मचाती हुई आ रही होती हैं, और जब आगे फेंकती हैं तब भी एक फेंकने का भी शोर मचता है। और जैसे ही पानी गिर जाता है तो वो सारी लहरें चुप करके खामोशी से वापस की तरफ चली जाती हैं। और वो भी रात को जब सोने के लिए लेटती थी तो उसकी खिड़की से वो समंदर का शोर आता था। वो शोर उसको माँ की लोरी जैसा लगता था, ऐसा जिस शोर को सुनते सुनते वो खुश होते होते अपनी आंखें बंद करती और उसको नींद आ जाती थी। इसलिए तो उसको मकाम बहुत पसंद थी, वो जगह बहुत पसंद थी। वहाँ पे समंदर था, समंदर की लहरें, शोर मचाती लहरें। और फिर सुबह होती, वो और उसका भाई फिर चले जाते, सुबह से लेके शाम तक साहिल समंदर पर खेलते रहते।
ऐसी एक सुबह वो उठी, अपने भाई के साथ खेलने के लिए पहुंच गई। वो और उसका भाई साहिल समंदर पर खेल रहे थे कि उसका पाँव, नंगे पाँव वो दोनों खेल रहे थे कि उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया। नरम नरम रेत के अंदर किसी सख्त चीज़ का जैसे ही एहसास हुआ तो उसने मुड़ के देखा, सर्दियों का वो सूरज जो उस रेत की किरणों पे पड़ता है तो रेत की किरणें चमचमा उठती हैं। और उस वक्त भी सूरज की किरणें उस रेत के ऊपर पड़ रही थी। रेत चमक रही थी, लेकिन रेत के अंदर छुपी हुई वो जो चीज़ भी थी, उसी वक्त एक लहर आई थी और उस लहर ने उसके ऊपर से गुजरी थी। जैसे ही वो लहर उस दबी हुई चीज़ के ऊपर से गुजरी तो वो चीज़ जो अंदर थी थोड़ी सी बाहर नज़र आना शुरू हो गई। तभी उसकी निगाह पड़ी उस चीज़ पे, कोई बहुत ही चमकती हुई चीज़ थी। अब क्योंकि लहर ने उसको और बाहर निकाल दिया था, ऊपर की तरफ कर दिया, तो वो और चमकना शुरू हो गई थी। तो वो जो खड़ी उसको देख रही थी, उसने हाथ आगे बढ़ाया और रेत से उसको निकाल दिया, पानी से धोया और जब अपने हाथ में देखा तो ये एक सेब था, जिसको हम सिप्पी बोलते हैं। सिप्पी असल में तो ये बंद होती है, लेकिन आपको समंदर के किनारे ये बंद भी मिलती है और सिर्फ उसका ऊपर वाला हिस्सा भी मिलता है सेब का, सिप्पी जिसको बोलते हैं। वो सेब सा था, लेकिन उस सेब के ऊपर जो डिजाइन बना था, ऐसा लगता था उस सेब को देखते जैसे बहुत ही पुराना डिजाइन हो, आज के दौर का नहीं, पुराना डिजाइन हो। और फिर वो उन्हीं ख्यालों में खो गई जो हमेशा से वो सोचती आती थी। वो अपने भाई के साथ खेलते हुए अक्सर कहती थी, मेरा दिल करता है मैं किसी जल परी से मिलूं, और मुझे यकीन है किसी दिन कोई जल परी आएगी और जल परी मुझे अपने साथ लेके जाएगी, मेरी दोस्त बन जाएगी। हाँ, वो देखो, वो दूर कहीं जल परी बैठी है, मुझे देख रही है। भाई भाई वो देखो, वो जो लहर आ रही है उसके पीछे, वो देखो जल परी भी आ रही है। भाई देखता और हंस पड़ता कि पगली, जल परी नहीं होती तो किस दुनिया में जी रही है, कोई भी जल परी नहीं होती। और वो कहती है, नहीं भाई, जल परी होती है, मैं मिलूंगी जल परी से। मुझे समंदर तो अच्छा भी इसलिए लगता है कि यहां जल परियां रहती हैं। जल परी जिसका ऊपर का वजूद एक इंसान औरत का, इंसानी औरत का ऊपर का वजूद होता है, और धड़ से, यानी जहां पे कमर शुरू होती है, कमर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो मछली का होता है। बहुत सारे लोगों का आज भी मानना है जल परियां होती हैं, और कुछ कहते हैं नहीं होती, लेकिन महाजबीन का यही कहना था, जल परियां होती हैं और मैं ज़रूर किसी दिन जल परी से मिलूंगी। रात को वो जब सोती थी तो ख्वाब में भी जल परियां ही देखती थी। अपनी भाई से भी जब भी वो जल परी की बात करती, भाई मुस्कुरा देता और अपनी बहन की इस बात पे उसको इतना कहता, अच्छा ओके ओके ठीक है, मिलेगी तुम्हें जल परी, ज़रूर मिलेगी। जबकि उसका मानना ये था कोई जल परी नहीं होती। जिस दिन उसको सेब मिला, वो सिप्पी से मिली, तो उस वक्त खड़ी उसको गौर से देख रही थी। तो उसके भाई ने कहा, क्या मिला? तो उसने भाई को दिखाया, ये देखो, इसका जो डिज़ाइन है कितना पुराना है। तो भाई उसको देख के हैरान हुआ और कहा, तो इसका क्या मतलब? उसने कहा, मुझे लगता है ये किसी जल परी के हार का है। जल परियां जब हार पहनती हैं तो उसके अंदर इस तरह की सेब पहनती हैं, सिप्पियां पहनती हैं। ये किसी जल परी के हार की सिप्पी से टूटा, हार से टूटी होगी ये सिप्पी। ये देख रही हो भाई, ये कितनी पुरानी है, इसका डिज़ाइन पुराना है। जैसे कोई पुराने डिज़ाइन होते थे, आज की तरह जितनी भी सिप्पियां मिलती हैं उस तरह नहीं है। ये यकीनन किसी जल परी के हार से टूटी हुई है। उसका भाई खिलखिला उठा, अच्छा अच्छा ठीक है। उसने उठा के उसको जेब में रख लिया, खेलते रहे। घर चली गई और वो सिप्पी उसने अपनी जेब में ही रखी हुई थी। खाना शाना खाया, जिस तरह बच्चे सो जाते हैं वो सो गई। सुबह वो अपने कमरे में बैठी, उसको सिप्पी याद आई। फिर से उसके दिमाग में वो ख्यालात आने शुरू हो गए, जल परी और जल परी के हार से टूटी हुई सिप्पी। उसने वो सिप्पी उठाई और जैसे ही उसको देखना शुरू किया तो उसी वक्त दरवाज़ा खुला
उसकी मम्मी अंदर दाखिल हुई और मम्मी ने देखा, हाथ में पकड़े महाजबीन किसी चीज़ को गौर से देख रही है। तो मम्मी ने दाखिल होते ही कहा, क्या देखा जा रहा है? तो उसने अपनी मम्मी को देखती कहा, मम्मी ये देखें, ये सेब देख रहे हैं? तो मम्मी ने उस सेब को अपने हाथ में लिया और देख के कहा, हाँ मैंने देख लिया, लेकिन तुम इसको इतना गौर से क्यों देख रही हो? उसने कहा, मम्मी ये किसी जल परी के हार से टूटी हुई सिप्पी है और मुझे मिली है। उसकी माँ जानती थी अपनी बेटी के उन ख्यालात के बारे में जो अक्सर अपने भाई के सामने कहती थी, वो अपनी माँ के साथ भी शेयर करती थी। जल परी, जल परी, बहुत जुनून था उसको जल परी को मिलने का। तो उसकी माँ ने उसके हाथ से वो सेब ले लिया और उसको देखना शुरू कर दिया। और देखने के बाद माँ ने कहा, महाजबीन तुम बहुत लकी हो, बहुत खुशकिस्मत। महाजबीन चौंकी कि ये माँ किस बात पे कह रही है। उसने कहा, माँ वो क्यों? उसने कहा, ये सच है, ये तुम्हें किसी जल परी ने ही तोहफे के तौर पे भेजा है। ये तुम्हें ऐसे नहीं मिला, किसी जल परी ने तुम्हारे लिए वो तोहफा छोड़ा है कि तुम्हें मिल जाए, और ये तुम्हें मिल गया है। ऐसे ये वाली सिप्पी किसी को नहीं मिलती। अगर किसी जल परी ने ये तुम्हें तोहफा भेजा है तो याद रखना वो जल परी तुमसे मिलेगी ज़रूर। वो एकदम से चौंक गई, उसको अपनी माँ की बातों पे यकीन ना आया। चौंक के बोली, मम्मी आप सच कह रही हैं, जल परी मिलेगी मुझसे? तो उसकी माँ जैसे ख्यालों में गुम सी हो गई और कहा, हाँ इसको देख के मैं कह सकती हूँ तुम जल परी से ज़रूर मिलोगी, क्योंकि मैं भी एक दिन जल परी से मिली थी। जब ये उसने कहा तो एकदम से चौंक के बैठी हुई खड़ी हो गई। मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कब, कहाँ मिली थी? उसने कहा, बेटा मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ, हाँ मैं एक जल परी से मिली थी। जब तुम आके रेत पे खेलती हो और जिस अंदाज में तुम समंदर से प्यार करती हो, पूरा साल बेचैन रहती हो, छुट्टियां हो और इस कॉटेज में आए और तुम समंदर के किनारे कई कई घंटे बैठ के लहरों को देखती रहती हो, लहरों से प्यार करती हो, जल परी करती रहती हो। मैं भी बचपन में तुम्हारी तरह की थी, मुझे भी ये जुनून था, ऐसा ही जुनून जैसा तुम्हारे अंदर है। तभी तो तुम्हारे पापा अक्सर मुझे कहते हैं तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है। हाँ मुझसे एक दफ़ा जल परी मिली थी, लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं उसको किसी के बारे में बताऊंगी नहीं। और मैंने जब उससे वादा लिया था, हाँ मैं बिल्कुल कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी, तो सिर्फ आज अपनी बेटी को इतना बता पाई हूँ। इससे ज़्यादा मैंने वादा किया है नहीं बता सकूँगी। बस इतना कहूँगी, ये किसी जल परी ने ही भेजा है तुम्हारे लिए, वो तुमसे मिलेगी ज़रूर। माँ ने कहा और उसके बाद माँ ने उसके माथे पे बोसा दिया, वो सेब उसको वापस किया और कमरे से चली गई। वो रात कयामत की रात थी, नींद कोसों दूर थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जल परी से मिलने वाली है, जल परी ने ही उसके लिए तोहफा भेजा है। जो वो बातें सोचती थी ये हकीकत में बदलने वाला है। जल परी उससे मिलने आएगी, माँ ने कहा था, तभी तो उसने तोहफा भेजा था। पूछा भी था, माँ वो कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी? तो माँ ने कहा था वो खुद ही मिल लेगी, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो वो बेचैन थी कि मुझसे जल परी मिलने वाली है। वो रात को अपने बिस्तर पे लेटी थी, आज भी शोर मचाता समंदर बाहर छलांगे लगाता पानी उसको एहसास दिला रहा था, जल परी मिलने वाली है तुमसे। वो उठ के खड़ी हो जाती, खिड़की को खोल के सामने फैले हुए समंदर को देखती और फिर से आके बिस्तर पे लौट जाती कि अभी मुझे कोई बुलाएगा, अभी मुझे कोई बुलाएगा, लेकिन मुझसे बात क्या करूंगी, मैं उससे क्या क्या बातें करूंगी, मुझसे क्या सवाल करूंगी। ये सोचते हुए रात सारी वो जागते हुए उसने गुजार दी। उसको नींद ना आई। सुबह किस टाइम उसकी आंख लगी, वो दिन को देर से सोई। उसके बाद पापा ने कहा, आज हमने जाना है कहीं, तैयार हो जाओ। वो तैयार हो गई, उसके पापा और वो लोग कहीं चले गए। दूर किसी और का कॉटेज था, वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे। वो वहां पे भी थोड़ी देर बैठी और निकल कर बाहर साहिल समंदर पर आ गई।
यहाँ का पानी बिल्कुल साफ था, ऐसा कि उसके अंदर तैरती हुई मछलियां भी नजर आ रही थीं। महाजबीन ने वो सेब अपनी जेब में रखा हुआ था, उसने निकाला और उसको निकाल कर देखना शुरू कर दिया। वो कभी पानी के अंदर उसको रख देती, चमकता हुआ वो पानी में नजर आता, और कभी उठा कर उसको अपनी जेब में रख लेती। वो खेलती रही उसके साथ। वापस आ गए। आज वो थकी हुई थी। जैसे ही वहां से वापस आए, खाना खाकर आए थे, आते ही वो सो गए। अभी उसको सोए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसके कानों ने एक आवाज सुनी, महाजबीन, महाजबीन। कोई इस तरह विस्परिंग वाले अंदाज में, जिस तरह बिल्कुल आहिस्ता से बोला जाता है, इस अंदाज में कोई उसका नाम पुकार रहा था, महाजबीन। उसकी आंख खुल गई। उसने अपने कमरे में देखा कि मैं सो रही हूं, लेकिन मेरा नाम किसी ने पुकारा है। उसकी आंख खुल गई, और जब वो इधर उधर देख रही थी, तभी दोबारा से उसके कानों में आवाज आई, महाजबीन। और जैसे ही उसने वो आवाज सुनी महाजबीन की, तो उसको लगा कि ये आवाज खिड़की से बाहर से आ रही है, खिड़की के बाहर से। तो वो उठी। आज वो थकी हुई भी बहुत थी, उसको नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उठ गई। उसने खिड़की को देखा, खोला, तो सामने आज 14वीं की रात थी। चांद अपने जोबन पर था, तारे भी फुल निकले हुए थे। हर तरफ नीलगों रोशनी फैली हुई थी। सारा समंदर का पानी आज नीलगों लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे नीला हो गया हो, क्योंकि चांद की उस नीली रोशनी ने पूरे समंदर की लहरों को, समंदर के पानी को नीला कर दिया था। समंदर पे उसकी निगाह पड़ते ही उसने देखा दूर कोई है जो हाथ ऐसे हिला रहा है और आवाज दे रहा है, महाजबीन। कौन है ये? मुझे क्यों पुकार रहा है? लेकिन कोई तो है जो मुझे पुकार रहा है रात के इस पहर। क्या हुआ है? वो अभी तक नींद में सी थी, लेकिन फिर भी उसके दिल ने कहा मुझे जाना चाहिए। वो कमरे से बाहर निकली तो एहसास हुआ काफी ठंड है। उसने जूते तक नहीं पहने हुए थे। वो अभी अभी बिस्तर से उठी थी। घर वाले सब के सब सो रहे थे। अगर कोई आवाज आ रही थी तो उसके पापा के खराटों की आवाज आ रही थी, वरना खामोशी थी। सर्दियों की एक रात थी, कोई पंखा ऐसी कुछ भी नहीं चल रहा था। सर्दियों में जब रात होती है कुछ ज़्यादा ही खामोशी होती है। गर्मियों में तो फिर भी फ़ैन चल रहे होते हैं, एसी, ये वो शोर शराबा होता है। सर्दियों की रात में बिल्कुल खामोशी होती है, और ऐसी ही इस खामोशी की रात में सिर्फ पापा के खराटे थे उस पूरे घर में। उसने जुराबें पहनी, जूते पहने, और एक लॉन्ग कोट सा पहना अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। रात का टाइम था, ठंड थी। कोट पहन के वो अपने मेन दरवाजे के पास गई। उसने मेन दरवाज़ा आहिस्ता से खोला कि कोई जाग ना जाए, और फिर बंद कर दिया। जब मेन दरवाज़ा खोल के वो घर से बाहर निकली तो बाहर एक शदीद ठंड का एहसास हुआ। उसने लॉन्ग कोट को बड़ी अच्छी तरीके अपने इर्द गिर्द लपेट लिया, बटन बंद किए, और चलती हुई उसी सिमत गई जिस सिमत में उसने किसी को हाथ हिलाते देखा था। जब वो उस तरफ गई तो अभी उससे काफ़ी फासले पे थी, तो खड़ी होकर उसने कहा, कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? तभी वह जो कोई भी था जो अभी तक पानी के अंदर था, उसने अपने वजूद को पानी के ऊपर किया, और जब पानी के ऊपर उस वजूद को उसने देखा तो वो जहाँ पे खड़ी थी वो उसका पूरा जिस्म लरजना शुरू हो गया। उसको लगा जैसे वो किस्से कहानियाँ ख्वाबों की दुनिया में जीती थी, आज उसी ख्वाबों की किस्से कहानियों की दुनिया में पहुँच गई है। सामने पानी के अंदर जो छुपा हुआ था वो बाहर निकला तो पता लगा ये कोई और नहीं, एक जल परी है। क्योंकि वो जब उसने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ किया तो ऊपर वाला धड़ एक औरत का था, और साथ ही उसने डुबकी लगाई। जैसे ही उसने डुबकी लगाई तो उसका जो नीचे वाला धड़ था, जिसमें वो नीचे वाला धड़ बिल्कुल जिस तरह मछली की दुम होती है, पीछे वाला हिस्सा होता है, बिल्कुल एक चमकीला सा, ऐसे जैसे चांदनी सा बना हो,
उसके अंदर से ऐसी शुआएं निकल रही थी जैसे चांद की किरणें उस पर पड़ती थी, जैसे शीशे के अंदर से शुआएं निकलती हैं। तो उसका वो जो नीचे वाला धड़ था, मछली का धड़, दुम थी उसकी, वो बिल्कुल चमकती हुई जब उसने नीचे डुबकी लगाई तो उसका वो वाला हिस्सा ऊपर आ गया और वो पानी के अंदर चली गई। और फिर डुबकी लगा के जब बाहर निकली तो उसको देख के मुस्कुराई और कहा, महाजबीन, मैं सोफिया हूं, एक जल परी। वो जो खड़ी सहमी हुई थी, जिसकी हार्ट बीट बहुत तेज थी, जिसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी आंखों से, खुली आंखों से, कोई ख्वाब है या हकीकत है कि मैं खड़ी सामने एक जल परी को देख रही हूं, जिसका चेहरा इतना सुर्ख और सफेद था। उसके होंठ ऐसे लाल थे जैसे ताजा खून हो, खून की तरह लाल सुर्ख होंठ थे। दूध से भी ज्यादा उसका सफेद चेहरा था, बड़ी बड़ी नीली सी उसकी आंखें थीं। बाल उसके ऐसे रात की उस चांद की रोशनी में चमक रहे थे, ऐसे सिल्की सिल्की से बाल, पानी से गीले बाल ऐसे चमक रहे थे जैसे शीशे पे सूरज का अक्स पड़ता है तो शीशे के अंदर से जैसे किरणें निकलती हैं, मोती निकलते हैं, ऐसे मोतियों की तरह उसके बाल चमक रहे थे। इतनी हसीनो जमील उसने जिंदगी में किसी चेहरे को नहीं देखा था। उसका जो वजूद था बिल्कुल एक औरत की तरह खूबसूरत तरीन तराशा हुआ वजूद। नीचे वाला धड़ मछली का और ऊपर वाला धड़ एक औरत का। ऐसी औरत जिसके जिस्म को भी इस अंदाज में तराशा गया हो कि देखने वाला आंखें झपकना भूल जाए। उसने ऊपर कोई भी कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वजूद मुकम्मल एक औरत का वजूद था। इंतहाई खूबसूरत वजूद, और उससे भी ज्यादा उसका इतना हसीनो जमील चेहरा जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। ऐसे होंठ उसके तराशे हुए और इतने खूबसूरत होंठ, लाल जैसे खून जैसे हो, और उसके सफेद दूध जैसा जो चेहरे का रंग था उस पे ऐसे जैसे पिंक पिंक किसी ने पफ किया हो। बहुत हसीनो जमील थी और वो सामने खड़ी थी। उसको अपनी आंखों पे यकीन ना आया। तभी सोफिया बोली, महाजबीन, तुम्हें मेरी वो सेब मिल गया जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा था? तो उसने कहा, हां, वो रात को सोते हुए भी मेरे पास होता है। और उसने उस वक्त निकाला और उसने कहा, ये देखो, ये वाला। तो सोफिया हंस पड़ी, मुस्कुराई और कहा, तुम्हें अच्छा लगा? उसने कहा, बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि रात को जब मैं सोती हूं तो इसको अपने पास रखती हूं। सोफिया ने कहा, हां, वो मेरे हार से ही निकला हुआ है और मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए भिजवाया था। ये तुम्हें मिल भी गया। आज चांदनी रात है, चांद अपने जोबन पर है। और जब मौसम सरमा, सर्दियों की रातें शुरू होती हैं और शुरू की रातों में जब चांद जोबन पर होता है तो हमारे यहाँ एक जश्न होता है, हम एक जश्न का समा मनाते हैं। तो आज भी एक जश्न है। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? आज की उस जश्न में हमारे साथ शामिल होगी? वो अभी तक खड़ी सहमी हुई सी थी क्योंकि उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब देख रही है या कुछ हकीकत है। वो उसको एक जश्न पे इनवाइट कर रही थी। आज उनके यहाँ एक सर्दियों की, क्योंकि पहली चांदनी रात थी, उसके बाद शदीद सर्दियां हो जाती और शुरू की सर्दियां थी। और पहली जोबन पे जब चांद निकलता था, फुल तारे निकलते थे, तो आज उसने उस पर उसी लम्हे आसमान की तरफ देखा तो आसमान पे वाकई जिस तरह सितारे चमक रहे थे और चांद भी जोबर पर था, आज लगता भी था कुछ होने वाला है। और तभी वो सामने थी, कह रही थी, आज हमारा जश्न है। उसने गर्दन हिला दी, उससे बोला नहीं गया। उसने कहा, हाँ, मैं चलूंगी। तो उसी लम्हे उसने कहा, रुको। उसने पानी के अंदर दोबारा से डुबकी लगाई। जब उसने डुबकी लगाई तो फिर से उसका ऊपर वाला जो धड़ था पानी के अंदर चला गया और नीचे जो मछली वाला धड़ था ऊपर की तरफ आया और वो भी डूब गया
2-3 सेकंड ही वो अंदर रही और जब बाहर निकली तो उसके साथ एक घोड़ा था, सफेद सा घोड़ा। ऐसा सफेद घोड़ा जो बिल्कुल ऐसा था कि उसको हाथ लगाओ तो मैला हो जाएगा। उसके जिस्म के ऊपर ऐसे खूबसूरत सुनहरी बाल थे, इतने बड़े बड़े उसके चेहरे पे, उसके पूरे जिस्म पे सुनहरी बाल थे। जो था तो घोड़ों की तरह घोड़ा, लेकिन इतने सुनहरी बाल और इतना खूबसूरत घोड़ा उसने कहीं नहीं देखा था। ऐसे लगता था जैसे रोशनी का बना हो ये घोड़ा। उसकी दुम के बाल भी ऐसे चमक रहे थे रोशनी में। उसने कहा आ जाओ। उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया और बिल्कुल उसका हाथ एक इंतहाई खूबसूरत एक लड़की का हाथ था। सोफिया ने उसके हाथ को पकड़ लिया। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसने उसके हाथ को पकड़ा तो वो जो पानी के अंदर उसने पाँव रखा था और उसको ठंड सी महसूस हुई थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस जल परी के हाथ में गया तो उसी लम्हे उसके अंदर से ठंड का एहसास ख़त्म हो गया, गीले पानी का, ठंडे पानी का एहसास ख़त्म हो गया और उसने उसके हाथ को पकड़ के उस घोड़े पे उसको बिठा दिया। घोड़ा क्या था, ऐसा लगता था जैसे हवा भरी गई हो उसके अंदर। कोई बहुत वजनी हैवी किस्म का घोड़ा ना हो, बिल्कुल लाइट सा घोड़ा हो। लेकिन हाँ, उसके बाल थे सुनहरी बाल, बहुत खूबसूरत बाल, दुम के पूरे जिस्म के ऊपर बहुत ही खूबसूरत। ऐसे था जैसे गोल्डन कलर के उसके बाल थे, सुनहरी बाल थे। ऐसे लगता था जैसे सोने से बनाया गया हो इस घोड़े को। और जैसे ही वो उसने उसका हाथ पकड़ के सोफिया ने उसको उस गोल्डन सोने के बने घोड़े पे बिठाया तो उसके बाद सोफिया ने पानी में भी डुबकी लगा दी और उस घोड़े ने भी पानी के अंदर डुबकी लगा दी। जैसे ही सोफिया और उसने पानी के अंदर डुबकी लगाई तो वो भी अब पानी के अंदर थी और पानी के अंदर उसने आंखें बंद कर ली थी डुबकी लगाते हुए। लेकिन उसने पानी के अंदर जाते ही आंखें खोल दी तो उसको एहसास हुआ वो है तो पानी के अंदर, लेकिन उसको सांस का भी कोई मसला नहीं है। इंसान कुछ देर ही पानी में रह सकता है, उसके बाद उसको सांस लेना जरूरी है, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन पानी के अंदर जाते ही उसको एहसास हुआ जैसे किसी सांस की जरूरत भी उसको नहीं है। लगता तो ये पानी है, लेकिन ये पानी नहीं है, हकीकत में कुछ और ही है। जैसे वो इस पानी के अंदर नहीं चली गई बल्कि एक और दुनिया में चली गई है। और ऐसी दुनिया में जहां उस दुनिया की रहने वाली तमाम मखलूक़ात सांस लेती फिर रही है, अब वो इंसान हो कि उन्हीं की तरह सांस ले रही थी। साफ शफाफ पानी, ऐसा पानी जैसे बिल्कुल दिन की रोशनी में समंदर के किनारे खड़े होकर आप देखते हैं और आपको साफ शफाफ पानी नजर आता है। ऐसा ही बिल्कुल साफ साफ शफाफ पानी। दिन की रोशनी में कभी किसी दरिया या पानी के किनारे खड़े हों, किसी झील के किनारे खड़े हों, आबशार के किनारे खड़े हों, जो समंदर, जो पहाड़ों से आबशारें निकलती हैं ना, उस आबशारों के किनारे कहीं खड़े हों आप, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो उसका पानी इतना साफ होता है कि तह तक नजर आ रही होती है। और सूरज की किरणें जब पड़ रही होती हैं तो सब कुछ नीचे तक नजर आ रहा होता है। और रात के उस पहर अंदर ऐसा ही समान था जैसे ऊपर से सूरज की किरणें पड़ रही हों, इतनी रोशनी कर दी हो सूरज ने कि नीचे वो सब कुछ क्लियर देख पा रही थी। वो जिस घोड़े पे सवार थी, वो घोड़ा तेजी के साथ तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो उसके ऊपर सवार थी और वो जल परी सोफिया उसके साथ तैरती हुई जा रही थी। सोफिया ने अपने दोनों हाथ ऐसे रखे हुए थे जैसे इंसान सीधा लेटता है और अपने हाथों को सीधा करके जिस्म के साथ रख लेता है, तो वो हाथ तैरने वाले जिस तरह इंसान तैरता और हाथ मारता है, ऐसे हाथ नहीं मार रही थी। उसने अपने हाथों को बिल्कुल अपने जिस्म के साथ ऐसे रखा हुआ था और तेजी के साथ वो आगे बढ़ रही थी। हाँ, सिर्फ उसकी दुम थी जो पीछे हिल रही थी, उसके हाथ नहीं हिल रहे थे। वो कुछ देर इसी तरह पानी में तैरते रहे और वो इर्द गिर्द के मंजर को देखते रही, लुत्फ अंदोज होती रही। तभी उसकी आंखों ने देखा वो दूर सामने एक सफ़ेद संगे मरमर की बनी हुई बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही है। एक ऐसी संगे मरमर की बनी हुई जैसे किसी बादशाह का दरबार होता है, उसकी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी सी दीवारें होती हैं, लेकिन किसी भी बादशाह के दरबार की दीवारें
संगे मरमर जैसी नहीं होती। वो दूर से ही दूधिया किस्म का महल था, ऐसा सफ़ेद संगे मरमर की तरह चमकता हुआ कि पानी के अंदर वो दूर से ही चमकता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे उस बड़े से महल के अंदर से रोशनियां फूट रही हों। उसकी दरो दीवार इतने वाइट थे जैसे उनमें से रोशनियां निकल रही हों। और वो तैरते तैरते उसी इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद कलर के महल के पास पहुंच गए। तभी उस महल का दरवाज़ा खोला गया और वो अंदर दाखिल हो गए। एक जगह पर जाकर घोड़ा रुक सा गया दाखिल होते ही, और उसने सोफिया ने हाथ पकड़ के उसको नीचे उतारा और घोड़ा जिस तरह अंदर दाखिल हुआ था वैसे ही बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। सोफिया उसका हाथ पकड़ के उसको एक रूम के अंदर ले गई। वो उस हाल नुमा बहुत बड़े महल को देखे जा रही थी जिसके कमरे ही कमरे बने हुए थे, और सामने एक और बहुत बड़ा दरवाज़ा था। अंदर काफ़ी जल परियां फिर रही थीं, और वो उसको लेके कमरे के अंदर गई। ये बिल्कुल ऐसा कमरा था जैसे इंसानों ने कमरे बना रखे होते हैं। उस कमरे के अंदर इंतहाई नफासत के साथ गाउन रखे हुए थे, लटके हुए थे जैसे इंसान पहनता है, रंग बिरंगे गाउन। और वो चलती हुई जब उसके पास गई तो उसने एक गाउन उसमें से निकाला, और सोफिया ने महाजबीन को कहा, इसको पहनो, ये तुम्हारे बिल्कुल साइज का होगा। महाजबीन ने जब उस गाउन को पहना तो पहन के हैरान ही हो गई। वाकई वो उसके बिल्कुल जिस्म का था, और उस पर इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना नफीस किस्म का गाउन था कि उसने इंसानी दुनिया में इतना नफीस गाउन नहीं देखा था। वो पहन के अपने आप को खड़ी शीशे के सामने देख के मुस्कुरा रही थी। तभी उसके लिए एक इंतहाई हसीन और जमील जूते का भी एहतमाम जो किया था, वो जूते भी उसके पाँव में उस जली परी ने पहना दिए, और उसे कहा, आ जाओ, मलका तुम्हारा इंतज़ार ही करती होगी। वो खूबसूरत सा गाउन पहने, खूबसूरत से जूते पहने। अब वो एक पानी के अंदर थी, जूते गाउन पहन के इंसान पानी के अंदर हो, गीला हो जाओ, लेकिन ये दुनिया ही एक और थी जिसमें गीलेपन का कोई एहसास नहीं था। सांस लेने का भी कोई टेंशन नहीं थी कि सांस आ रहा है, पानी में नहीं आ रहा। हाँ, ये ज़रूर महसूस होता था हैं पानी के अंदर, लेकिन किस पानी के अंदर है कि जिसमें सांस की ज़रूरत भी नहीं है। कि उसको लेके उस सामने वाले बड़े से गेट के पास गई। उस गेट को खोला तो सामने दरबार सा था, जैसे किसी बादशाह का हसीनो जबील दरबार होता है, वैसे ही संगे मरमर का बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत दरबार। और उस तख्त के ऊपर बैठी हुई एक मलका थी, जलपरी मलका। उन तमाम जलपरियों की मलका, वो मलका इसलिए थी कि वो हुस्न में वाकई सबसे ज़्यादा हसीन और जमील थी। वो जो सोफिया जो उसके साथ आई, जिसको देख के वो हैरान हुई थी कि दुनिया में इससे खूबसूरत उसने लड़की नहीं देखी, वो जलपरी इतनी खूबसूरत थी कि उसके आगे सोफिया भी कुछ नहीं थी। वो खड़ी देखे जा रही थी उस मलका को और हैरान हुए जा रही थी। वो इस अंदाज में बैठी थी कि उसने अपने दोनों हाथ तख्त पे रखे हुए थे, और नीचे वाला धड़ उसका भी मछली का था। उसका जिस्म भी बहुत खूबसूरत था, संगे मरमर की तरह चमकता हुआ उसका वजूद। उसने सोफिया को देख के मुस्कुराया, महाजबीन को देख के वो मलका मुस्कुराई और कहा, खुश आमदीद महाजबीन, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। सोफिया अक्सर तुम्हारा जिक्र करती है, तुम्हें देखती रहती है, तुम वहाँ पे खेलती हो, जब जब आके तुम उस जगह पे खेलती हो ये तुम्हें देखती है। वो तुम्हारी दोस्त बन गई है। उसने इजाज़त चाही थी कि आज वो तुम्हें यहाँ लेके आए, तो मैंने कहा उसको ज़रूर लेके आओ। बस एक बात याद रखना, जैसी तुम अच्छी हो हमेशा ऐसी ही अच्छी रहना, लोगों से प्यार करती रहना। और उसके बाद उसने ऐसे ज़ोर से ताली बजाई जैसे शहज़ादियाँ या मलका ताली बजाते हैं। तो एक जलपरी एक बड़ा सा बॉक्स लेके आई, और वो जलपरी बॉक्स लेके महाजबीन के पास आई। तभी वो मलका अपने तख्त से उठी और तैरती हुई उसके पास आ गई। उस बॉक्स को उसने खोला, उसके अंदर एक मोतिया, वो मोती जो बिल्कुल दरिया से निकलने वाली जो सफ़ेद सफ़ेद मोती होते हैं, इंतहाई कीमती मोती, उन मोतियों की एक माला बनी थी।
उसके अंदर कुछ पत्थर जुड़े थे, ऐसे पत्थर जो पानी से मिलते हैं, इंतहाई नायाब पत्थर। वो उसने लॉकेट सा उस बॉक्स में से निकाला और उस मलका ने वो लॉकेट महाजबीन के गले में डाल दिया कि ये तोहफा कबूल करो, तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छी हो और ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। बस मलका उसे इतना ही मिली, उसने उसको हार पहनाया और कहा, अब तुम आज रात हमारे साथ हो, आज हमारा जश्न है, तुम भी एंजॉय करो हमारे साथ। और उसके बाद बाकायदा वहाँ पे म्यूज़िक बजना शुरू हो गया, एक ऐसा म्यूज़िक जो दुनियावी म्यूज़िक से बिल्कुल मुख्तलिफ था। जैसे कोई बांसुरी बजाता है और उसके साथ कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, लेकिन बहुत ही सुरीले, ऐसे जैसे इंसान जितने भी इंस्ट्रूमेंट, तबला, ढोलक, सरंगी, हारमोनियम, जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट से इंसान म्यूज़िक बजाता है, तो उनका पता नहीं किस चीज़ से म्यूज़िक बज रहा था जो इतना ज़बरदस्त था, कानों से इतना अच्छा लग रहा था कि उसके बाद सब जलपरियों ने एक दूसरों के हाथ में हाथ डाला और झूमना, रक्स करना शुरू कर दिया। वो सारी बहुत खुश थीं। हाँ, वहाँ पे मशरूब भी पेश किया जा रहा था जो सब्ज़ कलर का एक मशरूब था, जिसको महाजबीन ने पिया तो वो हैरान हो गई कि वो सब्ज़ कलर का मशरूब पानी के अंदर मिक्स नहीं हो रहा था, वो पानी के अंदर थी, लेकिन उसका जायका इतना आउट क्लास था कि दुनिया के मशरूब से बहुत ज़बरदस्त। उसको खाने को भी दिया गया, लेकिन वो सब खाने इंसानी खानों से बहुत मुख्तलिफ थे। जैसे कोई फ्रूट्स होते हैं, अंगूर से मिलते जुलते कुछ फ्रूट्स थे, बहुत ही लजीज, जैसे इंतहाई रस वाले हों, ऐसा जायका उन फ्रूटों का उसने दुनिया में नहीं खाया था, देखे भी नहीं थे ऐसे फ्रूट। और वो रात जश्न मनाते रहे, वो भी सोफिया के हाथों में हाथ पकड़ के सोफिया के साथ झूमती रही, खेलते रहे। एक जश्न का समा था, म्यूज़िक पे थिरकते रहे, तैरते रहे, एक खुशी का समा था। इंसान जिस तरह डांस करता है, थिरकता है, वैसे नहीं, बस लहरा रहे थे, थिरक रहे थे, खुशियों का था। जैसे लड़कियां बचपन में खुश होती हैं और बाहों में बाहें डाल के गोल गोल घूमना शुरू कर देती हैं, शरारतें करती हैं, भागती कूदती, एक जश्न का समा होता है, ऐसा ही अंदर एक जश्न का समा था। मलका के उस तोहफे को कबूल करने के बाद शायद इंतज़ार हो रहा था कि मलका महाजबीन को तोहफ़ा दे दे और उसके बाद जश्न शुरू किया जाए। उसके साथ ही जश्न शुरू हुआ। कई जल परियां खेल कूद रही थीं, खाना पीना भी था और सब कुछ वैसा था जैसे इंसान किसी महफिल में करता है, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की महफिल। महाजबीन ने भी उन जल परियों के साथ वहाँ पे खूब एंजॉय किया। सब जल परियाँ हसीनो जमील थी, सबके बाल बहुत खूबसूरत थे। इंसान शैम्पू महंगे से महंगा करके, तेल लगा के, ऑयल लगा के, फलां लगा के भी इतना सिल्की बाल नहीं बना सकता जितना उन जल परियों के बाल सिल्की थे। और वो सारी खुश होके खेल कूद रही थी, खुश होके जश्न मना रही थी। कितनी जल्दी टाइम गुजरा उसको एहसास ही ना हुआ। वो एक और दुनिया में थी, वो मस्त थी, वो खुश थी कि टाइम इतनी तेज़ी से गुजर गया कि उसको मलका ने कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी दुनिया में वापसी का टाइम हुआ जाता है। तो उसने कहा, मलका मुझे इजाज़त दे, मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मलका मुस्कुराई और कहा, नहीं, इंसानों को वापस जाना होता है, तुम्हें वापस जाना होगा। हाँ, लेकिन तुमसे वादा नहीं लिया जाता, तुम बताना चाहो तो बता सकती हो, अब अपनी दुनिया को लौट जाओ। उसने मलका का शुक्रिया अदा किया, सबका शुक्रिया अदा किया। सोफिया ने उसका हाथ पकड़ा, वो गेट से बाहर निकले, उसी तरह उसी घोड़े पे सवार हुए और घोड़े पे सवार होके उसी किनारे पे पहुंच गए जिस किनारे पे सोफिया ने उसको लिया था। जैसे ही वो उस किनारे पे पहुंचे तो सोफिया ने उसका हाथ पकड़ के उसको किनारे से बाहर खड़ा किया और कहा, महाजबीन कैसा लगा? महाजबीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रो क्यों रही हो, क्या बुरा लगा? उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उसी दुनिया में वापस आके मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही, उस दुनिया में मैं बहुत खुश थी। महाजबीन ने कहा, नहीं, तुम हमारी दुनिया में नहीं रह सकती। हाँ, तुम मेरी दोस्त हो, मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए मैं स्पेशल इजाज़त लेके तुम्हें अपनी दुनिया में ज़रूर लेके गई थी, लेकिन तुम रोती क्यों हो?
तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम एक ऐसी दुनिया से हो क्या। ये तो महाजबीन बोली, रोती इसलिए हूं, क्या मैं तुमसे दोबारा मिल सकूंगी? मुझे ख्वाहिश है, मुझे तुमसे दोबारा मिलना है। तो वह जल परी बोली, हम कभी भी एक जगह पे रुकते नहीं हैं, क्योंकि हम भी इंसानों की तरह दिमाग रखते हैं, हम भी इंसानों की तरह सोचते हैं। तो हमारे ज़िम्मे बहुत सारे काम होते हैं। इस समंदर के अंदर बहुत सारी मखलूक है, उस मखलूक के हमने बहुत सारे काम करने होते हैं। जब हमारे काम मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाती हैं, कभी भी एक जगह पे रुकती नहीं हैं। हमारा भी पूरा एक निज़ाम होता है। जहां आगे जाना है हमने, उससे पहले हमारी कुछ जल परियां जाकर देख आती हैं, वहां पे खतरात तो नहीं है। हमें सबसे बड़ा खतरा सिर्फ और सिर्फ इंसानों से होता है और किसी चीज़ से खतरा नहीं होता। जब हमें पता लग जाता है वहां पे कोई इंसानों का खतरा नहीं है, तो वहां से हम कूच कर जाती हैं। फिर वहां पे जितनी भी मखलूक़ात होती है, हम उनके लिए जो जो कुछ हमने करना होता है, पानी के अंदर रह के यूँ समझो हमारी भी कुछ ड्यूटियाँ होती हैं, जिन ड्यूटियों को हम पूरा करते हैं। इसलिए एक जगह पर रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ती रहती हैं और इसी तरह इकट्ठी ही रहती हैं, इंसानों से बच के। लेकिन हाँ, तुम्हारे पास सिप्पी है ना, वो जो सेब मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारा जब भी मुझसे मिलने को दिल करे तो बस एक इसको हाथ में पकड़ना, इसको अपनी मुट्ठी में पकड़ के बंद कर लेना और बोलना, ये लफ्ज़ दोहराना, गरम और चमकीले सेब, जब भी मैं रात को सोऊं तो मेरी हिफाजत करना, और जब कभी भी मैं तन्हा या उदासी महसूस करूं तो मुझे ये यकीन और एहसास दिलाना कि तुम भी मेरी राह तक रहे हो, मेरी राह देख रहे हो। ये खूबसूरत जुमले, कितना खूबसूरत जुमले जो उस जलपरी ने कहा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, गरम और चमकीले सेब, जब भी मैं रात को सोऊं तो मेरी हिफाजत करना, और जब कभी भी मैं तन्हा या उदासी महसूस करूं तो मुझे ये यकीन और एहसास दिलाना कि तुम भी मेरी राह देख रहे हो। ये अल्फाज कहने के बाद मैं हमेशा तुम्हें जवाब दूंगी, मैं जहां भी होंगी तुमसे राब्ता करूंगी। तुम्हारे सामने अगर नहीं भी आ सकी, मैं दूर भी हुई, तुम्हारे कान मेरी आवाज़ को ज़रूर सुन सकेंगे। तुम मेरी हमेशा दोस्त रहोगी। बस एक जाने से पहले तुमसे गुजारिश करके जाऊंगी, जिस तरह की तुम हो इसी तरह की रहना, लोगों से प्यार करना, लोगों का ख्याल करना। हम भी इसी समंदर के अंदर रहकर इसी तरह प्यार करते हैं, लोगों का ख्याल करते हैं। इसी समंदर के अंदर रहते हुए तमाम मखलूक़ात, जितनी समंदरी मखलूक है, उसका हम ख्याल करते हैं। तो इन इंसानियों के अंदर रहते हुए बस तुम जिस तरह इंसानों का ख्याल करती हो, इसी तरह इंसानों का और बाकी मखलूक का भी ख्याल करना, उनसे प्यार करते रहना। खुदा हाफिज़। उसने हाथ हिलाया और पानी के अंदर डुबकी लगाई। वो घोड़ा और वो दोनों पानी में गायब हो गए। वो कुछ देर वहाँ पे खड़ी रही, क्योंकि तब उसको एहसास हुआ वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी है। सामने ही उसका वो कॉटेज है और अभी उजाला फैलने वाला है, फैला नहीं है। उसको लौटना तो था। वो उदास बोझल कदमों से चलती हुई अपने घर के दरवाजे पे पहुंची। दरवाज़ा अभी तक उसी तरह बंद था, इसका मतलब है सब सोए हुए थे। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो अपने बिस्तर पे पहुंची तो उसने देखा वो जो गाउन पहन के आई थी, वो गाउन उसके जिस्म पर नहीं था। उसके कपड़े भी गीले नहीं थे, वो बिल्कुल खुश्क थी। जो वो गाउन अपने घर से पहन के गई थी, गरम गरम, ताकि बाहर ठंड है और मैं उसे बच सकूं, उसके वजूद पर वही था, जबकि अंदर पहुंच के उसको और गाउन पहनाया गया था। कब वो गाउन उतरा उसको याद तक नहीं था। वो बिस्तर पे लेटी और सो गई। सुबह कब तक सोती रही, मम्मी ने भी नहीं जगाया। और जब उसकी आंख खुली तो आंख खुलते हुए हैरान हो गई कि वो जो सब मंजर उसकी आंखों ने रात को ख्वाब में देखे थे, वो कैसा ख्वाब था। जल परियां थी वो, तो मलका थी जल परी की, बहुत हसीन और जमील मलका। वो बहुत खूबसूरत महल, वो समा, वो खाना पीना, वो अजीब से फल, वो क्या था। वो ये सब सोचती हुई उसको एकदम याद आया, मुझे मलका ने एक माला दी थी। तभी उसने अपनी गर्दन के गिर्द हाथ लगाया तो उसने देखा कि उसकी गर्दन में कुछ मौजूद है
जल्दी से छलांग मार के वो उठी और शीशे के सामने गई, तो जो कुछ उसने ख्वाब में देखा था वो हकीकत था। उसके गले में वही माला मौजूद थी जो उस मलका ने उसके गले में डाली थी। तब उसको यकीन हुआ कि वो किसी ख्वाब से नहीं उठी, वो हकीकत में कहीं गई थी सोफिया के साथ। तभी उसके गले में वो लॉकेट था। लेकिन वो अपने आप से अभी तक बैठी सवाल कर रही थी कि ये हकीकत है या कोई ख्वाब है, ये कैसे हो सकता है? मैं वाकई एक ऐसी दुनिया से होकर आई हूँ, मैंने वहाँ पे सांस नहीं लिया, मैं कैसे रही हूँ? अपने आप से सवाल कर रही थी कि एकदम उस सेब का, उस सिप्पी का ख्याल आया। जेब में हाथ डाला तो अभी भी मौजूद थी। उसको पकड़ा, मुट्ठी में बंद किया और वही लफ्ज़ दोहरा दिए जो उस सोफिया ने कहा था, दोहराओगी तो मैं जवाब दूंगी। जैसे ही वो लफ्ज़ दोहरा चुकी तो उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी, सोफिया की आवाज़। सोफिया उससे कह रही थी, महजबीन, वो ख्वाब नहीं था, वो सच था। मैं दूर हूं इस वक्त तुमसे, लेकिन तुम्हारे पास हूं, तुम मेरी आवाज़ को सुन सकती हो। जब कभी तुम्हारा दिल करे ज़रूर मुझे याद करना। और तब उसको अपनी आंखों पे यकीन ना आया कि जो कुछ भी उसने रात बीती थी, जो कुछ उसके साथ हुआ था, वो कोई सपना नहीं, हकीकत थी। वक्त के साथ वो जवान होती गई, लेकिन जब कभी उसका दिल उदास होता, वो मुट्ठी में बंद करके वही लफ्ज़ दोहराती तो उसके कानों में उस जल परी सोफिया की आवाज़ आती थी। लेकिन दोबारा वो कभी उससे मिलने नहीं आई, क्योंकि उसने उसको कहा था कि हम रुकते नहीं हैं, हम बहुत दूर जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन पूरी ज़िंदगी में दोबारा वो कभी उस जल परी से नहीं मिल सकी। हाँ, उसको मुट्ठी में बंद करके उसकी आवाज़ को सुनती रहती थी। जब ये मुझे कहानी भेजी गई और मुझे एंड में एक सवाल किया गया कि क्या जल परी होती है, क्या पानी के अंदर वो जो कुछ उसने देखा, वो जो महल, वो जिस घोड़े पे सवार होके गई, वो जल परियां थी, क्या ये किस्से कहानियों की हद तक है? हमने मूवीज़ के अंदर देखा है, ड्रामों में इस तरह के जो मंजर देखे हैं, क्या ये सच है? इस कहानी को भी सुनाइए और इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैंने शुरू में कहा था मैं एक तालिब इल्म हूँ, रिसर्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। बहुत सारी चीज़ें, हिडन एंटिटी का मतलब होता है छुपी हुई मखलूक। जहाँ पे जिन्नात छुपी हुई मखलूक है, वहाँ पे जल परी भी एक छुपी हुई मखलूक है। परियां हैं, पर वाली लोग कहते हैं। इसी तरह जल परी है जिसका आधा धड़ मछली का है और आधा धड़ जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो औरत का है। तो क्या आप जल परियां हैं, ये सवाल पूछा गया है, और क्या ऐसी दुनिया है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, आपने मुझसे जो पूछा ना क्या जल परियां हैं, तो मैं आज आपको क्लियर, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, आसान सा जवाब दे रहा हूं। आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मेरे जवाब के अंदर आप मुतमईन हो जाएंगे। इस फ्रिक्वेंसी जिसको हमारी आंखें देख पा रही हैं, इस फ्रिक्वेंसी को हम इंसान की दुनिया कहते हैं। इंसानी दुनिया, जंगल, पहाड़, बरबीरान, वीराने, समंदर, दरिया, घर, कम्युनिटीज, शहर, दुनिया जिसको हम नहीं देख सकते उसको कहते हैं छुपी हुई मखलूक। तो ये तो सिर्फ दो मखलूकें आपने कही हैं, जिन भूत और जल परी। मेरा मानना यह है इससे कई गुना ज्यादा और भी मखलूकात हैं जिनको आपकी आंखों से ओझल रखा गया है, आप देख नहीं सकते। आप क्योंकि मिले नहीं हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, सब झूठ है, बकवास है। तो उनके लिए एक जुमला, जिस दिन जिसका जिन से पाला पड़ा तो उस दिन उसने कहा हाँ जिन है। क्योंकि अक्सर लोगों से ये ओझल हैं, लोगों ने देखे हुए नहीं है, तो इसलिए लोग इनको नहीं मानते। तो जल परियां भी ऐसे हैं, उनका वजूद है। बल्कि मैं जल परी नहीं, मेरा जवाब यह है इससे और भी कई गुना ज्यादा मखलूकात है। जल परियां भी हैं, मैं कह रहा हूं और भी मखलूकात है। एक लोग कहते हैं एक बिग फुट है जिसका पांव बहुत बड़ा है, वो खुद बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं कहता हूं इससे भी कई गुना ज्यादा मखलूकात हैं। तो ये जो कहानी है, कहना क्या ये झूठ है या सच है, तो इतना इसका सिंपल सा जवाब है, अल्लाह ताला की ये दुनिया बहुत बड़ी है। कहकशाएं हैं, ब्लैक होल्स हैं, और इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएं आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया तो एक नुक्ता है, और इस नुक्ते पे बैठा हुआ इंसान जो कख भी नहीं है, दुनिया एक नुक्ता है बिल्कुल कहकशाओं के अंदर। तो इस दुनिया पे बैठा हुआ इंसान अपने आप को तोप समझ बैठा है, और वो कह रहा होता है वो यूं है, उसको कुछ भी नहीं पता। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या कुछ बना रखा है ये किसी को नहीं पता। तो कोई ये दावा करे कि नहीं मुझे पता है ये नहीं है, तो वो बहुत अक्ल वाला है। इसका सिंपल सा जवाब है, अल्लाह ताला ने कई दुनियाएं बसा रखी हैं और मखलूकात हैं,
कई ऐसी मखलूक़ात हैं जो हमारी आंखों से ओझल हैं, कुछ को हम देख नहीं पाते और कुछ को अल्लाह ताला ने हमारी आंखों से दूर रखा हुआ है, इसी दुनिया में मौजूद हैं। जिस तरह जल परी भी हो सकती है, इसी दुनिया में मौजूद है, लेकिन अल्लाह ने उसको हमसे दूर रखा हुआ है। रह गई जल परी। जल परी का सिंपल सा जवाब है, बहुत सारे ऐसे ढांचे, बहुत सारे ऐसे म्यूजियम के अंदर मौजूद हैं जो बिल्कुल रियल हैं। ऊपर इंसान की तरह धड़ है, नीचे वाला धड़ मछली का है। ऐसे आप नेट पे सर्च करके ढांचों को देख सकते हैं कई म्यूजियम में। आगे मैं शायद एक वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। अमेरिका का म्यूजियम है वाशिंगटन डीसी के अंदर, जहां पे इस तरह के ढांचे, ये जो जल परियां हैं उनके ढांचे ओरिजिनल जो हैं वो रखे गए हैं। मैंने उनकी वीडियो भी बनाई है, तो मैं इंशाल्लाह आपको वो वीडियो भी जल्दी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप डायनासोर्स के और जल परियों के ओरिजिनल ढांचे देख सकेंगे। ढांचे होने का मतलब यही है, एक नहीं कई ढांचे हैं, कि उसका वजूद है तभी वो ढांचे हैं। ये है आपके सवाल का जवाब, जो जल्द ही इंशाल्लाह आपको MMTV पे वीडियो में वो जल परी नज़र भी आएगी, उसके ढांचा। तो ये थी कहानी। आप भी अपनी कहानियां भेजें, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 00923136655500। आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछिए। इस पे मज़ीद कहेंगे जल परी पे, क्योंकि टाइम मैं देख रहा हूँ अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। इस पे कहेंगे तो इसमें बहुत है मेरे पास रिसर्च कुछ इसकी। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं ज़रूर आपको डिटेल से बताऊँगा बहुत कुछ। लेकिन क्योंकि ये कहानी थी इसलिए मैंने फिर ज़्यादा नहीं कहा, बोर भी ना हो जाए। अगर आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखेंगे तो इसके ऊपर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आज के OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।